हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं एग्जाम नगर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स क्या है, किस प्रकार से इसको संबोधित किया गया, कौन सी मीटिंग हुई, कौन सी कन्वेंशन हुई, कौन सी संधि हुई जिसके तहत विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर रामसर साइट्स स्थल थे उनको सम्मिलित किया गया और उनको संरक्षण प्रदान किया गया। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर एग्जाम्स में इस रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी इस रामसर साइट जो फैक्ट है इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रामसर साइट्स क्या है, रामसर स्थल क्या है। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। यानी हम इसको आर्द्रभूमि पारितंत्र भी कह सकते हैं। क्या दोस्तों? वेटलैंड इकोसिस्टम, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र है। क्या है दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। एक ऐसा तंत्र जिसमें मतलब सजीव जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित, यानी कि विविधता के आधार पर, उनके मतलब रहन सहन के आधार पर, या मतलब उनमें जो भी विविधता पाई जाती है उनमें एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि एक पारिस्थितिकी का मतलब एक प्रकृति का एक ऐसा तंत्र जहाँ ऐसे जीव निवास करते हो, सजीव जीव जो एक दूसरे को क्या करते हो दोस्तों, प्रभावित, यानी कि एक दूसरे को मतलब अपनी रहन सहन के आधार पर, खाने के आधार पर, मतलब हर एक चीज़ तरफ से, मतलब अपनी जन्म क्षमता के आधार पर, या फिर हम देख सकते हैं कि मतलब वो किस प्रकार से प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं, अपने आप के साथ व्यवहार करते हैं, इस आधार पर मतलब वो एक दूसरे को, मतलब उनमें विविधता पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं रामसर साइट्स की। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन ने आर्द्रभूमि को निम्न रूप से परिभाषित किया है। दोस्तों, आर्द्रभूमि, रामसर स्थल को क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि। तो इस आर्द्रभूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है जिसमें दलदल, यानी कि ऐसी भूमियाँ जिसमें दलदली हो, जैसे झीलों के किनारों पर होने वाले दलदल, समुद्रों के तटों पर जो दलदल होते हैं उनको पंक भूमि। पंक भूमि का मतलब दोस्तों, मतलब जैसे कोई झील है वो सूख गई तो उसमें जो दलदल भाग है, जो मतलब जहाँ पे मतलब खेती की जा सकती है, या फिर मतलब पंक भूमि का मतलब फैन, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैन, यानी कि मतलब एक झागनुमा संरचना वाली, क्या है मतलब ऐसी झीलें जो झागनुमा संरचना होती है, मतलब वो झीलें। और पीठ भूमि या जल, पीठ भूमि का मतलब ऐसी भूमि जो वर्ष भर क्या है वो नमी रहती हो, मतलब जल, जहाँ पर मतलब जल तो होगा ही, जैसे झील हो गई, या फिर देखो दोस्तों इसमें समुद्र को मतलब शामिल किया नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुद्र में क्या होता है दोस्तों, प्रदूषण। और आर्द्र भूमि वही होती है जहाँ पे मतलब प्रदूषण मुक्त होती है। कृत्रिम या प्राकृतिक, जैसे कृत्रिम या प्राकृतिक, जैसे मतलब कृत्रिम झील होती है, प्राकृतिक झील, जैसे प्राकृतिक झील मतलब जैसे सामर झील है। सामर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, वासुदेव चौहान, यानी कि गुर्जर प्रतिहार का एक शासक था वासुदेव चौहान, जिसने गुर्जर प्रतिहार की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। उसने मतलब सामर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, सामर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? और भारत की सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है, सामर झील, जहाँ हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का एक कारखाना है, वो वहाँ से दोस्तों नमक का उत्पादन करती है। और पूरे भारत में मतलब वहाँ से क्या मतलब नमक का निर्यात होता है दोस्तों। तो कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, ऐसी जिले जो मतलब स्थायी, मतलब ऐसे क्षेत्र जो ये स्थायी या अस्थायी, यानी कि आज यहाँ है कल वहाँ होंगे, मतलब जहाँ भी मतलब स्थायी या अस्थायी होने वाली जिले, मतलब यहाँ आज यहाँ पानी सूख गया, मतलब कल उधर बरसात हुई, मतलब दूसरी जगह इधर बरसात नहीं हुई, मतलब स्थायी या अस्थायी। स्थिर जल या गतिमान जल, यानी कि एक जगह स्थिर रहता है, जैसे झीलों में मतलब एक जगह जल स्थिर रहता है, या फिर नदी देख लो, मतलब जो गतिमान जल वह ताज़ा व खारा लवण युक्त जल क्षेत्रों को, ताज़ा व खारा यानी कि जो मीठा झील है, मतलब जैसे वुलर झील है दोस्तों, मतलब उस प्रकार से, और खारे पानी की मतलब जैसे सामर झील है, चिल्का झील है उड़ीसा में, उस प्रकार से। और लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्रभूमि, यानी कि जो लवण युक्त होते हैं उन जल क्षेत्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, आर्द्रभूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती। यानी सागरीय क्षेत्रों में उन्हीं स्थलों को दोस्तों शामिल किया गया है
जिनमें मतलब जैसे निम्न ज्वार यानी कि ज्वार भाटा क्या होता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, जो गुरुत्वाकर्षण बल की मध्य जो टकराव होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब उनकी ज्वार की गहराई मतलब 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, उनको ही सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं कि रामसर स्थल क्या है। दोस्तों पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। भारत में वर्तमान में 47 रामसर स्थल है। कितने हैं दोस्तों? 47। अभी हाल ही में एक रामसर स्थल और शामिल किया गया है, जो कहाँ पे है दोस्तों? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में, अभी हाल ही में। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में मतलब किस राज्य में एक रामसर भूमि को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों उसका नाम है यूपी, यानी कि यूपी में एक नया रामसर स्थल को सूचित किया गया है, यानी कि ये रामसर संधि के तहत जो सूची है, लिस्ट है, उसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आगे। क्या है रामसर संधि? दोस्तों रामसर संधि क्या है, मतलब जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर मीटिंग थी, वो क्या थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि को संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, यानी 2 फरवरी 1971। दोस्तों प्रतिवर्ष 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रामसर दिवस। कौन सा मनाया जाता है? वेटलैंड डे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय रामसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर जो रामसर शहर था, वहाँ पे रामसर स्थलों को लेकर एक संधि हुई थी, एक मीटिंग हुई थी कई देशों की, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। रामसर संधि का दोस्तों मेन उद्देश्य था पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाए, यानी कि जो भी पृथ्वी पर आर्द्रभूमि है, जैसे झीलें हैं, नदी है, तालाब है, मतलब और भी जैसे मतलब जहाँ आर्द्रभूमि रहती है, जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे दोस्तों कैमूर लांजाऊ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि तेरताव उद्यान, वो भी क्या है? एक आर्द्रभूमि है। किया जाए, यह संधि 1975 को लागू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1975 को, यानी कि 1971 में इसकी जो संधि हुई, इसकी मीटिंग हुई, वहाँ पे कई देशों ने भाग लिया, अपना निर्णय लिया, और इसका जो फाइनल था, जो कन्फर्म ये संधि मतलब लागू हुई पूरे विश्व में, सन 1975 में लागू हुई। तो दोस्तों आइए आगे शुरुआत करते हैं। रामसर संधि का महत्व है। अब दोस्तों इस रामसर संधि का क्या महत्व है, कि मतलब इसको क्यों शामिल किया गया, कि इसका क्या महत्व था? तो दोस्तों रामसर संधि का महत्व है, वेटलैंड्स पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। दोस्तों हम देखो इसका सीधा सा हम इसका महत्व समझते हैं। जैसे दोस्तों इसकी 4 सेवाएं होती हैं, मतलब 4 महत्व। एक तो होती है दोस्तों प्रोविजनिंग सेवाएं, यानी कि आर्द्रभूमि से उपलब्ध उत्पाद, यानी आर्द्रभूमि से क्या महत्व? उपलब्ध उत्पाद, जैसे दोस्तों इससे उपलब्ध उत्पाद है भोजन, स्वच्छ पानी, ईंधन एवं फाइबर, आनुवांशिक संसाधन या बायोकेमिकल उत्पाद। यानी ये कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? रामसर साइट से, यानी जो रामसर भूमि है, आर्द्र भूमि है, वहाँ से प्राप्त होने वाले भोजन, स्वच्छ पानी, ईंधन, फाइबर या आनुवांशिक संसाधन, बायोकेमिकल उत्पाद। बायोकेमिकल यानी कि जो जैव रासायनिक उत्पाद है, वो आनुवांशिक संसाधन, यानी कि मतलब कुछ जीवों के अंदर ऐसे संसाधन पाए जाते हैं आनुवांशिक, जो मतलब बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में बहुत सहायक होते हैं। और एक होता है दोस्तों ईंधन है फाइबर। ईंधन मतलब वहाँ से एक ऐसा ईंधन, मतलब जैसे कोई पेट्रोल हो गया, या फिर कुछ भी मतलब एक ऐसा नया ईंधन जो मतलब मानव जीवन में बहुत काम आता हो दोस्तों। और फाइबर, फाइबर का मतलब बहुलक, यानी कि एक ऐसा बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक। और स्वच्छ पानी, अब दोस्तों रामसर साइट्स में उन्हीं को शामिल किया जाता है जो क्या? प्रदूषण मुक्त हो। तो वहाँ अगर वो रामसर साइट्स है तो वहाँ पे मतलब जल भी क्या रहेगा? स्वच्छ रहेगा। और भोजन, वहाँ से क्या मिलती है दोस्तों? भोजन की प्राप्ति, मतलब जो जीव होते हैं उनको क्या मिलती है दोस्तों? भोजन की प्राप्ति होती है। और आर्द्रभूमि इसका दोस्तों दूसरा है आर्द्रभूमि पारितंत्र का विनिमय करने से लाभ, यानी विनियमन। विनियमन यानी कि इसके जो नियमित करने से आर्द्रभूमि का जो नियमन होता रहता है दोस्तों, क्या होता है? नियमन, यानी कि इसमें नया नया निर्माण होता रहता है। जिससे जलवायु नियमन होता है, यानी कि जलवायु वहाँ की आसपास की जलवायु क्या रही, मतलब नियमन एकदम मतलब उसके अकॉर्डिंग रहती है, मतलब प्रकृति के एकदम अकॉर्डिंग।
वहाँ पे मतलब अगर प्रदूषण नहीं होगा, आज हमारी जलवायु क्यों बदल रही है दोस्तों? प्रदूषण के कारण। लेकिन वहाँ कोई प्रदूषण नहीं रहता, इसलिए वहाँ की जलवायु के नियमन यानी शुद्ध रहती है। और हाइड्रोलॉजिकल रिजिम्स यानी जो जल के अंदर जो कुछ रिजिम्स होते हैं वो वहाँ से प्राप्त होते हैं। और मृदा अपरदन से सुरक्षा यानी कि आर्द्र भूमि में क्या होता है, मृदा अपरदन से ये सुरक्षा प्रदान करती है। और प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा, ये जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती है उनमें भी क्या है, मतलब जो आर्द्र भूमि है वो सुरक्षा करती है। और एक प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण तो होगा ही, क्योंकि अगर वो ही प्रदूषण मुक्त है तो वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है वो भी क्या होगा, प्रदूषण मुक्त है। अब इसका तीसरा महत्व है आर्द्र भूमि से सामग्री, क्या क्या मतलब जो गैर सामग्री और सामग्री, सामग्री का मतलब जो वहाँ से प्राप्त होने वाली कुछ चीज़ें दोस्तों, जैसे आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक, जैसे मतलब कोई जीव मिल गया, मतलब कोई नया जीव, मतलब कोई नए जीव की खोज हो गई तो मतलब एक प्रेरणादायक है। मनोरंजन यानी कि वहाँ पे अलग अनेक प्रकार के क्या रहते हैं, जीव। सौंदर्य या शैक्षिक यानी कि जैसे कोई भ्रमण पर जाते हैं तो वहाँ पे मतलब हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि मतलब यहाँ किस प्रकार से रामसर साइड से हमें मतलब किस प्रकार से प्रदूषण नहीं करना चाहिए, मतलब हर तरफ से इस प्रकार से मतलब हमारे जो जलाशय हैं, झीलें हैं, नदी है, समुद्र है, उनको मतलब स्वच्छ रखना चाहिए। ये भी हमें रामसर साइड से क्या शिक्षा मिलती है। और परंपरागत जीवन निर्वाह एवं ज्ञान यानी कि जहाँ पे जो जीव रहते हैं उनको परंपरागत एक जीवन निर्वाह है, यानी कि वो कई दिनों से वहाँ अपना जीवन निर्वाह करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसकी चौथी है सहायक सेवाएं, यानी कि ये और सहायक महत्व क्या है इसके दोस्तों, जैसे मृदा का निर्माण, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मृदा का निर्माण भी होता है। पोषक तत्वों का चक्रण, या यानी कि लगातार क्या चलता रहता है, पोषक तत्वों का चक्रण। क्योंकि दोस्तों अगर प्रदूषण नहीं होगा तो पोषक तत्व नष्ट नहीं होगी, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति के लिए है, वो वहाँ पे नष्ट नहीं होंगे। आज जैसे समुद्र के अंदर मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसमें पाए जाने वाले कई जीव नष्ट हो चुके हैं। जैसे आज हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं तो उसमें मतलब कई प्रकार के केमिकल डालते हैं जिससे मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ कोई प्रदूषण नहीं होता, इसलिए वहाँ मतलब पोषक तत्वों का चक्रण चलता रहता है। एक प्राथमिक उत्पादन यानी कि यहाँ पे प्राथमिक उत्पाद बहुत ज़्यादा मतलब उत्पादित होते हैं। एक परागण यानी कि सबसे ज़्यादा परागण, यानी कि जैसे जीवों में या पुष्पों में, इनमें जो परागण होता है क्या दोस्तों, जैसे मतलब पुष्प क्या है, एक जीव ही है, क्या है दोस्तों, एक पेड़ भी क्या है, जीव, यानी कि उनमें परागण की क्रिया मतलब एकदम सही होती है। क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं होगा तो मतलब परागण की क्रिया भी सही होगी। जैव विविधता खतरों में मतलब पड़ी जाती है का आवास, जैसे मतलब जैव विविधता यानी कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, और मतलब खतरों में जो पड़ी जाती है उनका एक सुरक्षित आवास, जैसे कोई जाति है वो मतलब विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब दुनिया से जैसे, और विलुप्त होने वाली जातियों को रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। किसमें दोस्तों, रेड डाटा बुक यानी कि लाल आंकड़ा पुस्तक, ऐसी पुस्तक जहाँ पे मतलब विलुप्त जातियों को, जो संकटग्रस्त जाति है, उनको शामिल किया जाता है। तो उन जातियों को क्या मतलब वहाँ पे आवास मिल जाता है। कहाँ पे दोस्तों, रामसर साइट्स में, जो रामसर स्थल होते हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड भूमि होती है, वहाँ पे उनको आवास मिल जाता है। तो दोस्तों इसके महत्व मैंने समझाया, आपको समझ में आए होंगे। चलो आगे शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अब एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ ध्यान देना, जो एग्जाम्स होती है वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं दोस्तों। कहाँ से, यहीं से। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से, मतलब इन फैक्ट्स को याद कर लेना। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है रामसर साइट्स में। और एक भारत की जितनी भी रामसर साइट्स है उनको दोस्तों एक बार देख लेना ज़रूर, एक बार लिस्ट देख लेना। मतलब एक बुक आती है दोस्तों, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड कोई बुक लेके आ जाओ, उसमें मतलब आपको प्रकृति का ज्ञान होगा, पारिस्थितिकी से रिलेटेड ज्ञान होगा। उसमें राष्ट्रीय उद्यान भी दिए हुए हैं, मतलब उस प्रकार जैसे आप हरिहंत की बुक ला सकते हो, या फिर जैसे महेश कुमार वर्णवाल की बुक ला सकते हो, या फिर दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी बुक, वो भी दोस्तों आप ला सकते हो। तो रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। किसने किए दोस्तों, भारत ने सबसे पहले रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में चिल्का झील है दोस्तों। कौन सी झील है, चिल्का झील। यह है कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील।
दोस्तों यहाँ पे मतलब जो इंडियन नेवी है उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है दोस्तों, यहीं चिल्का में होती है, इसी झील में। मतलब ये एक झील है जो मतलब खारे पानी की झील और प्रदूषण मुक्त झील है। कौन सी झील है दोस्तों, प्रदूषण मुक्त, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। भारत में अब तक कुल 47 रामसरों को शामिल में सूचित किया गया है। मतलब जो 47 रामसर उनको अभी हाल ही में मतलब जो अब तक मतलब 47 रामसर स्थलों की लिस्ट बन चुकी है रामसर कन्वेंशन में, रामसर मीटिंग में, जहाँ पे मतलब ये मीटिंग हुई थी उसके अनुसार। तो दोस्तों 47वां रामसर साइट अभी हाल ही में यूपी से शामिल किया गया है। दोस्तों भारत में 42 रामसर स्थल लद्दाख में स्थित भारत में 42वां रामसर स्थित जो 42वां जो रामसर स्थल है दोस्तों वो लद्दाख में स्थित तसो मोरिरी झील है। कौन सी झील है दोस्तों, 42वां। और भारत का जो 47वां रामसर स्थल है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड, जो हाल ही में मतलब इसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखना, ये मतलब पूरी पूरी एक संभावना है कि एग्जाम में आपको पूछ सकता है। वर्तमान में पूरे विश्व में 2463 रामसर स्थल है। कितने हैं दोस्तों, पूरे विश्व में 2463। दोस्तों ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि 2463 है। हाँ, कुछ रामसर स्थल महत्वपूर्ण है, मैं उनको आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें दोस्तों आपको ज़रूर इनको देखना है, एक बार मतलब देख लेना है एक बार इनको, मतलब थोड़ा मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है जो महत्वपूर्ण है वही। और एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है जो चीज़ महत्वपूर्ण है वही पूछी जाती है, बेफालतू की चीज़ें कोई नहीं पूछता है दोस्तों। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितनी फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग द्वीप थी। प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। क्या हो दोस्तों, 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, वो क्या होता है दोस्तों, प्रायद्वीप। यानी कि दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में थी। यानी कि सबसे पहले कौन सी स्थल को घोषित किया गया, कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों रामसर स्थल का वर्गीकरण, अब देखते हैं इसके वर्गीकरण को। दोस्तों रामसर स्थल को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें समुद्री तटीय आर्द्रभूमि, अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, मानव निर्मित आर्द्रभूमि। ये दोस्तों इन तीन को मतलब इनको 3 प्रकार से जो आर्द्रभूमि उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे एक तो समुद्र तटीय, यानी कि समुद्र के आसपास में स्थित दलदली भाग, उसको क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि। मैं समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समुद्र के आसपास के जैसे किनारे पर जो दलदल भाग होता है उसकी। अंतर्देशीय आर्द्रभूमि यानी कि देश के अंदर जो आर्द्रभूमियाँ होती है, यानी कि जैसे हमारी भारत में है, जैसे अभी हैदरपुर को शामिल किया गया है। या फिर जैसे बार मैंने बात की थी कि मतलब जैसे केमन लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ स्थित है, मतलब मणिपुर में, वो भारत में स्थित है, मतलब उस प्रकार से। और मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा निर्मित कोई झील है, जैसे मतलब मैंने बताया था कि सामर झील वासुदेव चौहान के द्वारा एक कृत्रिम झील है जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, खारे पानी की झील है, लवणयुक्त झील है। तो मतलब जैसे मानव निर्मित आर्द्रभूमि। और दोस्तों आर्द्रभूमि क्या होती है, या नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड, यानी कि मैंने बाहर भी बताया था कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वे क्षेत्र है जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है, यह बात, यानी कि वहाँ भरपूर क्या वर्ष पर, यानी कि हर नित्य, यानी कि जैसे नित्य या प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि कभी वहाँ पे मतलब पानी सूखता नहीं है, मतलब वहाँ शुष्क नमी, यानी कि वहाँ शुष्क जलवायु, जो शुष्क क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ओनली फॉर नमी पाई जाती है यहाँ पे। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, यानी कि जल को यह क्या बनाती है, प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से पूर्णतः जल से भरा रहता है, यानी कि वर्ष भर यहाँ क्या रहता है दोस्तों, जल उपस्थित रहता है। जल उपस्थित रहेगा तो मतलब कुछ जीवों को फायदा होगा, उनको जल भी मिलेगा और उनको मतलब जल में जो पोषक तत्व है वो भी उनको प्राप्त होंगे। और भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों के
इलाके हैं वहाँ से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों को दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। यानी कि जो भारत में आर्द्र भूमि है वो ठंडे और शुष्क इलाकों से, ठंडे और शुष्क इलाकों से मतलब जैसे मतलब उत्तर में जैसे हिमालय से लेके मतलब मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों, यानी कि जहाँ पे मतलब मानसूनी इलाके हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी इलाके हैं वहाँ तक दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। जैसे दक्षिण में जैसे तमिलनाडु तक क्या फैली हुई है दोस्तों, रामसर भूमियाँ। अब भारत के 47 रामसर स्थल दोस्तों उनकी हम बात करेंगे। जैसे राज्य का नाम, और हम एक तरफ राज्य का नाम है, एक तरफ दोस्तों क्या है, रामसर साइट्स। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील। कौन सी झील है दोस्तों, कोलूरू झील। यह आंध्र प्रदेश में, असम में है गहरा भील, यानी असम में कौन सा है, गहरा भील। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील अभयारण्य, बांदवान वेटलैंड। दोस्तों गुजरात की जो है वो इसी 2020 में मतलब इनको शामिल किया गया था। दोस्तों तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चंदेरटल वेटलैंड, पोंगबांध झील और रेणुका वेटलैंड। यानी कि पोंगबांध झील कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आपको ये भी याद रखना है कि झीलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे रेणुका वेटलैंड है या फिर पोंगबांध झील कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर होकेरा वेटलैंड, सुरिसार मानसर झीलें, यानी कि मानसर झील कहाँ है दोस्तों, मानसर झील जहाँ से मतलब कई नदियों का उद्गम होता है। या फिर वुलर झील, यानी कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है दोस्तों, वुलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। लद्दाख तसो मोरिरी तसो कर लेक, यानी कि झील है दोस्तों ये, तसो मोरिरी तसो कर झील। यानी कि ये 42वां रामसर स्थल है। कौन सा है दोस्तों, 42वां रामसर स्थल भारत का। केरल में अष्टमुडी वेटलैंड, वेम्बनाड काल वेटलैंड या सस्तमोक्टा झील। ये दोस्तों कहाँ है, केरल में। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड, मणिपुर में है लोकतक झील, ओडिशा में है भितरकनिका मैंग्रोव चिल्का झील, पंजाब में है हरिके झील, कजली झील रोपड़ केशोर भिवानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व है, या नांगल वन्य जीव अभयारण्य रूपनागर। या फिर राजस्थान में है सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजस्थान का पहला जो रामसर स्थल था वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। यह कृत्रिम झील है जहाँ से मतलब हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड अपने नमक का क्या करती है दोस्तों, उत्पादन करती है। दोस्तों इसके नमक का उत्पादन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, न कि राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों तमिलनाडु में पावर पॉइंट केलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, मतलब जो ये अभयारण्य है ये भी आर्द्र भूमि में तमिलनाडु में स्थित, ये भी आर्द्र भूमि में शामिल है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की, मतलब इसमें है रुद्र सागर झील। कौन सी झील है दोस्तों, रुद्र सागर झील। ये कहाँ है दोस्तों, त्रिपुरा में। फिर है उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा खिंचाव खिंचाव सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई राम समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव समक्ष पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा सरसई नावर झील, इटावा सूर सरोस कीमत आगरा हैदरपुर वेटलैंड। दोस्तों हाल ही में शामिल किया गया कौन सा है, हैदरपुर। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो दोस्तों वो आएगा यूपी। कौन सा आएगा, यूपी, क्योंकि यूपी में दोस्तों सर्वाधिक रामसर स्थल है। फिर दोस्तों आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका नाम दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पे कौन सा टाइगर रहता है, बंगाल टाइगर। दोस्तों एक है पूर्व कलकत्ता वेटलैंड। कौन सा है, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड। फिर बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नंदूर, मधमेश्वर, नासिक और लोनार झील। दोस्तों लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। दोस्तों उत्तराखंड में आसन, कौन सी झील है, आसन झील। और फिर बिहार में
कबरताल यानी कि कबर एक तालाब है जो बिहार में स्थित है वो है। फिर है हरियाणा यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसके कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको एक बार उनके बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र में किन्हें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है, यानी कि भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र में किन्हें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। जिसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें मतलब कोई भी हो सकती है, जैसे चिल्का झील हो सकती है, या फिर लोकटक झील हो सकती है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, वुलर झील हो सकता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होंगे केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और सभी। तो दोस्तों इसमें तो क्या है, सभी। यानी कि जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है, लोकटक झील है दोस्तों वो मणिपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, और वुलर झील है वो दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये चारों ही क्या है दोस्तों, आर्द्र भूमियाँ हैं। और दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। कौन सी नदियों का संगम होता है दोस्तों, 2। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि कई सेंट्रल एग्जाम्स में मैंने पेपर उठा के देखे हैं, उनमें यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी 2 नदियों का संगम होता है। जिसमें दोस्तों एक का नाम है चंबल, क्या है दोस्तों, एक का नाम चंबल है और एक का नाम है बनास। कौन सी नदी दोस्तों, बनास। इन दोनों नदियों क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो भारतीय बाघ है, जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है, यानी रणथंभौर किले के पास। दोस्तों रणथंभौर का नाम सुना होगा, जहाँ पे मतलब हमीर देव यानी कि हमीर हट के नाम से, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों, आक्रमण किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं हम कल मिलते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।